हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साईएस। इस साइंस एंड टेक 1 आवर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। इसके प्रीवियस 2 वीडियोस में आपका जो रिस्पांस है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों, ये जो वीडियो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी है, बट इसमें मेजर टॉपिक जो है वो न्यूक्लियर डिजास्टर है, न्यूक्लियर बेस्ड फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन में जो साइंस है टेक में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर की डेवलपमेंट हो रही है, उनके बारे में सोचेंगे। उसके साथ ही जो फ्यूजन बेस्ड रिएक्शन होती है, फ्यूजन बेस्ड रिएक्शन होती है, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे। उसके साथ कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती है, डेवलप होती है, प्रोटोटाइप और वर्किंग हो जाती है, तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे ये लॉन्ग टर्म में फुलफिल कर सकती है, इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज का, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है आपको मेंस में साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने के लिए कैपेबल बनाना। सो फ्रेंड्स, ये टोटल सेशन यूपीएससी मेंस 2025 के पर्सपेक्टिव डिजाइंड है और करंट अफेयर टॉपिक्स पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल नॉलेज चाहिए। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, कैसे वर्क होता है, उसमें इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में ही डील करेंगे। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो मोस्टली in today carried out in nuclear power plant and also nuclear bomb also work on this nuclear fusion process. Then second is problem of nuclear power plant. न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उनके जो डिसएडवांटेजेस है, उन्हें डिस्कस करेंगे मेंस में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। देन फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। नाउ व्हाई फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर? ये करंट में है, इसमें इससे रिलेटेड जो न्यूक्लियर वेस्ट वाटर है या कंटेमिनेटेड सॉइल के इश्यूज जो है, जो करंट अफेयर में बहुत आ रहे थे, तो वो आपको पूछा जा सकता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे डील करने के टाइम पर जो कंटेमिनेटेड सॉइल है उसे कैसे डील करोगे। जो कंटेमिनेटेड वाटर प्रोड्यूस होता है, हेवी वाटर, जिसे कूलिंग सिस्टम के लिए या इस मेल्ट डाउन को रोकने के लिए यूज़ किया था, उससे जापान कैसे डील कर रहा है, और क्या फ्यूचर में इंडिया को इस कॉन्टेक्स्ट में प्रिपेयर रहना है डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। क्योंकि रिसेंटली ही रशिया में एक मेजर अर्थक्वेक आया जिसने सुनामीज को प्रोड्यूस किया। तो सुनामीज अगर प्रोड्यूस होती है, इंडिया में भी हाई अलर्ट था। इन सुनामीज के वजह से क्या फुकुशिमा जैसा डिजास्टर इंडिया में भी हो सकता है? वाई? बिकॉज इंडिया में भी कोस्टल एरियाज में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। मुंबई में तारापुर या कुडानकुलम चेन्नई के पास, ये भी कोस्टल एरिया के पावर प्लांट है जहाँ पे फुकुशिमा स्टाइल में डिजास्टर्स जो है वो हो सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन रिएक्शन जो सन में कैरी ऑन होती है, उसको थोड़ा समझेंगे। देन आईटीईआर फ्यूजन प्रोजेक्ट, आईटीईआर फ्यूजन प्रोजेक्ट जो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, और इस प्रोजेक्ट ने जो क्रिटिकलिटी या जो करंट स्टेटस जो इसने अचीव किया है उसको डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, और फ्यूचर ऑफ फ्यूजन रिएक्शन को डील करने के लिए हमें बेस लोड पावर सोर्स, बेस लोड क्या होता है और किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं एज अ बेस लोड फैक्टर टू रिप्लेस ऑल फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो कैसे ये क्लीन एनर्जी होगी और कैसे हम हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो क्लाइमेटिक टारगेट्स है उन्हें अचीव कर सकते हैं, वो भी विथ अ क्लीन बेस लोड पावर प्रोवाइडर। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग आज 1 बाय 1 करके इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अगेन वेलकम टू श्रीराम साईएस। अगर आप मेंस प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है, आपको कंफ्यूज है, तो आप हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके श्रीराम आईएएस के मेंटर्स के साथ 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और श्रीराम आईएएस के मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन का यूज़ कीजिए अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी मेंस को क्लियर करने के लिए। सो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन में पहला टॉपिक जो है हमारा वो है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, अब ये प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पर ही सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करते हैं। फिर वो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर जो आज की डेट में इंडिया में ऑपरेशनल है, वो सारे के सारे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस पर ही काम करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, इनमें भी कौन सी प्रोसेस होती है? तो इनमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या किया जाता है? तो यहाँ पर हमें चाहिए होता है फिजाइल मटेरियल।
ओके, फिजाइल मटेरियल। सो यूरेनियम्स आइसोटोप 235, यूरेनियम आइसोटोप 235 और प्लूटोनियम 239, ये दोनों क्या है, ये दोनों है फिजाइल मटेरियल जिन्हें हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों के बारे में, जो फर्स्ट फेज इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का है वहाँ पे तो यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है। जो सेकंड फेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिनमें प्लूटोनियम 239 को यूज़ किया जाता है, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की है। सो दोस्तों, इन न्यूक्लियर फ्यूजन अ हेवी एटम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप फिजाइल मटेरियल को यूज़ करते हैं और उसे स्प्लिट किया जाता है 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में। वन हेवी मेटल स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉल एटम्स। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। कितने? तो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है आइंस्टाइन के इक्वल टू mc² फॉर्मूले से। तो दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्शन कभी भी बैलेंस नहीं होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में मास जो है वो लॉस्ट होता है और यही लॉस्ट मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में वन हेवी एटम स्प्लिट इनटू 2 स्मॉल एटम्स, उसको स्प्लिट करते हैं और इन प्रोसेस लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी आती है लॉस ऑफ मैटर के वजह से, आइंस्टाइन के जो फार्मूला है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस कैसे कैरी ऑन की जाती है? फर्स्ट, जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर है, यहाँ पर आप फ्यूल रॉड को इंसर्ट करोगे, फ्यूल रॉड जिसमें होगा फिजाइल मटेरियल यूरेनियम 239। बाद में यहाँ पर आप एक न्यूट्रॉन से उसे हिट करोगे। जब एक हेवी एटम एक न्यूट्रॉन के वजह से, के हिट के वजह से स्प्लिट हो जाता है, ओके, 2 स्मॉल एटम्स में, और इन प्रोसेस यहां से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैरी ऑन हो सकती है क्या? जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन मिसाइल की बात आएगी, यहां पर हमें 2 टर्म्स को याद रखना है। पहली टर्म जो है वो है चेन रिएक्शन। अब दोस्तों, क्या ये चेन रिएक्शन होती है? डेफिनेटली होती है। ये जो 3 स्प्लिट न्यूट्रॉन्स है, ये 3 न्यूट्रॉन और 3 एटम्स को स्प्लिट करेंगे स्मॉल एटम्स में। और ये प्रोसेस कब तक कैरी रहेगी? ये प्रोसेस कैरी रहेगी जब तक सारे एटम्स जो है वो स्प्लिट नहीं हो जाते। तो इस तरह से इस प्रोसेस को कहा जाता है चेन रिएक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये चेन रिएक्शन होती है। देन दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये, क्या ये कंट्रोल्ड होती है या अनकंट्रोल्ड? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो कि चेन रिएक्शन है, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड? अब पहले इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो दोस्तों, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप जो न्यूट्रॉन्स है इन्हें स्लो डाउन कर दो, न्यूट्रॉन्स को आप स्लो डाउन कर लो, जिनके लिए हम यूज करते हैं हेवी वाटर। तो इसीलिए हेवी वाटर को कहा जाता है मॉडरेटर। हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है मॉडरेटर। ये न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है। जो चेन रिएक्शन है उसे ये स्लो करने का काम करता है। एक दूसरी मेथड होती है, आप न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लो। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लो, जितने भी न्यूट्रॉन्स है उन्हें एब्जॉर्ब कर लो, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। पर आपने 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, एक सिंगल न्यूट्रॉन को ही रहने दिया। एट अ टाइम एक ही एटम स्प्लिट होगा, वहां से जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उनमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लिया। तो न्यूट्रॉन को अगर हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रेफाइट और बोरॉन। ग्रेफाइट और बोरॉन इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है कंट्रोल। तो कंट्रोल रिएक्शन कहाँ पर वर्क होती है? कंट्रोल रिएक्शन वर्क होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो होती है कंट्रोल। और मान लीजिए हमने इस रिएक्शन को कंट्रोल ही नहीं किया तो क्या होगा? तो विद इन अ सेकंड सारे के सारे एटम एट अ टाइम स्प्लिट हो जाएंगे और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी।
अब ये ही फिनोमिना होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसमें हम लोग यूरेनियम को भी यूज कर सकते हैं 235 को, प्लूटोनियम को भी यूज कर सकते हैं 239 को, ये होती है दोस्तों चेन्ड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। और दोनों रिएक्शन में लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चेन तो होती है कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल्ड है तो उसे हम लोग यूज करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कंट्रोल मैनर में। और एटम बॉम्ब काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, चेन रिएक्शन बट अनकंट्रोल्ड। तो दोस्तों इस तरह से ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है ये काम करती है। अब यही न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहाँ पर काम करेगी? यही प्रोसेस काम करेगी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी ये ऐसे ही काम करेगी। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कौन से प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो है वो हो सकते हैं? अब दोस्तों ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ एटम बॉम्ब में ये यूज होती है। एटम बॉम्ब जहाँ पे चेन्ड अनकंट्रोल्ड होगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट चेन्ड बट कंट्रोल्ड। देन मेडिकल आइसोटोप्स, कैंसर ट्रीटमेंट में जितने भी बहुत सारे टाइप्स के आइसोटोप्स यूज होते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उन्हें हम लोग इस प्रोसेस में प्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ ही आपने सुना होगा न्यूक्लियर पावर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर, इनमें भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पे चलता है। स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो इस सबमरीन को या जो लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उन्हें पावर करे। इन सारी जगहों पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम लोग प्लेस करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर्स को। अब इनसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम कौन से है? इनसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है रेडिएशन। जी हाँ, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इमिट करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से या न्यूक्लियर बॉम्ब से हमेशा रेडिएशन का खतरा होता है। रेडिएशन लीक का खतरा जो है वो हमेशा बना रहेगा। उसके बाद इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है वेस्ट, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। अब ये न्यूक्लियर वेस्ट जो है ये भी रेडियो एक्टिव है, और ये न्यूक्लियर वेस्ट जो रेडियो एक्टिव है ये रेडिएशन कंटिन्यूअसली लीक करता है। रेडिएशन कब तक? हजारों सालों तक। ये हजारों सालों तक न्यूक्लियर रेडिएशन को इमिट करता रहेगा, जो कि बहुत डेंजरस होती है, एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग है, ह्यूमन हेल्थ के लिए डैमेजिंग है, और अननेसेसरी जेनेटिक म्यूटेशंस को ये कॉज कर सकती है। तो इस न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल जो है, इस न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि ये हजारों सालों तक रिएक्टिव रहेगी और उस रेडिएशन को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये रेडिएशन कभी भी लीक हो सकती है, जो वाटर को कंटेमिनेट कर सकती है रेडियो एक्टिव, सॉइल को रेडियो एक्टिव कंटेमिनेट कर सकती है। उसके साथ ही दोस्तों जो भी क्लोथ्स यूज होते हैं, मटेरियल यूज होते हैं, जो वाटर यूज होता है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो भी रेडियो एक्टिव होता है। तो ये जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये न्यूक्लियर प्लांट के प्रीमाइस से कहीं रिलीज ना हो जाए एटमॉस्फेयर में, वाटर बॉडीज में या लैंड पर, जो लॉन्ग टर्म में जेनेटिक डिसऑर्डर्स और बहुत सारे अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब तीसरा इशू जो है इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो है दोस्तों फ्यूल। जैसा कि हमने देखा हमें फ्यूल चाहिए यूरेनियम 235। अब यूरेनियम 235 जो है ये नेचुरली बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। मतलब नेचुरल यूरेनियम जिसे हम कहते हैं 238 ये 99.3% होता है, जबकि यूरेनियम 235 जो है ये ओनली 0.7% होता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हमें यूरेनियम 235 चाहिए। तो यही प्रोसेस को हम कहते हैं इनरिचमेंट। इस प्रोसेस को कहते हैं इनरिचमेंट। इनरिचमेंट में ये जो यूरेनियम 235 है इसका परसेंटेज हम बढ़ाते हैं। अब जैसा कि हमने देखा अगर हमारा पावर प्लांट है तो हमें इनरिचमेंट प्रोसेस जो है वो 3 to 5% चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। सेम वे अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उसके लिए हमें इनरिचमेंट चाहिए होता है 90% के आसपास या मोर देन 80%।
अब इनरिचमेंट प्रोसेस जो है जिसमें यूरेनियम 235 को इस नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम 238 से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इनरिचमेंट। और इसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उस डिवाइस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन डिवाइस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अब दोस्तों ये सारी टर्म्स आपने कहां पे सुनी है? ये सारी की सारी टर्म्स आपने सुनी है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए करके यूएसए ने उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहां पे अटैक किया था। कल के सेशन में हमने देखा था कैसे ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, जैसे आप ये सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हो सिविलियन पर्पस के लिए, ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए। उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आप न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हो डिस्ट्रक्टिव पर्पस, ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ईरान का हमेशा से क्लेम ये रहा है कि वो सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रहा है और वहाँ पे जो इनरिचमेंट प्रोसेस है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने के लिए है। जबकि इजराइल और यूएसए का एलिगेशन है कि वो इनरिचमेंट लेवल उनका 60% हो चुका है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए तो ओनली 3 to 5% ही इनरिचमेंट की ज़रूरत होती है, जबकि ईरान के पास 50% इनरिचमेंट है, यानी वो बॉम्ब बना रहा है, इसीलिए उन्होंने उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय किया था। तो दोस्तों इनरिचमेंट क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है, वो आपको ईरान इजराइल वॉर कॉन्टेक्स्ट को डील करने में भी हेल्प करेगी। तो हमारा जो प्रॉब्लम जो था, जो इशू हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल की प्रॉब्लम है। हमारे पास उतनी न्यूक्लियर माइंस नहीं है जहाँ पे हमें यूरेनियम मिले। जो माइंस है, जैसे आंध्रा में एक मेजर माइन मिली है पर वहाँ पे अभी माइनिंग एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, और जो एग्जिस्टिंग है वहाँ पे बहुत कम। तो इंडिया जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल के लिए डिपेंडेंट है और ये बहुत कॉस्टली भी है। इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियर फ्यूल कजाकिस्तान से खरीदता है। कजाकिस्तान जो न्यूक्लियर फ्यूल का यूरेनियम 235 का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हमारे लिए जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी हाई है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉस्ट। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो आता है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शंस में बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाता है, तो ये बहुत कॉस्टली है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पर बहुत कॉस्टली है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट रिलेटेड कौन से चैलेंजेस है, कौन से प्रॉब्लम्स है, तो चलिए इनको समराइज करते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है वो है कि इनमें हमेशा रेडिएशन लीक का खतरा बना होता है, रेडिएशन लीक जो कि हार्मफुल है। सेकंड इशू न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट जो कि रेडियो एक्टिव होता है, जो हज़ारों सालों तक रेडिएशन इमिट करेगा, उसका डिस्पोजल हमेशा चैलेंजिंग है। उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूल की कॉस्ट। इंडिया में हमारे पास यूरेनियम सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल नहीं है, हम न्यूक्लियर फ्यूल के लिए डिपेंडेंट है कजाकिस्तान और बाकी देशों पे। फोर्थ इज न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो ये है कि जो न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। हम लोग कोल बर्न करके भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे कम या इससे ज़्यादा। तो डेफिनेटली न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इतना रिस्की है, इतना कॉस्टली है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से कम कॉस्टली होनी चाहिए, तो ही वो इकोनॉमिकली फिजिबल होगी, जो कि नहीं है। तो दोस्तों ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड। अब इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं या इनके और क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो इस केस में हमें समझना होगा न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए मेजर चैलेंजिंग या रिस्क फैक्टर है। अब न्यूक्लियर एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो हुआ था वो हुआ था सोवियत यूनियन में, चिर्नोबिल में। पर जो लेटेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वो हुआ है 2011 में, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर जापान में, ये हुआ मार्च 11, 2011 में। अब दोस्तों इसका रीज़न एक समझते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो, आपको भी पता है कि जियोग्राफिकली जापान बहुत ही सेंसिटिव कंट्री है।
जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो रेगुलर है, डेली बेसिस पे आते रहता है, और ये अर्थक्वेक वहाँ पे लार्ज वेव्स, सुनामीज भी कॉज करती है। ऐसी एक सुनामी क्रिएट हुई थी जब एक 9 पॉइंट वो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जापान के ईस्ट कोस्ट में, जिसने 15 मीटर हाई सुनामीज क्रिएट की थी, और इन सुनामीज ने कोस्टल एरिया को हिट किया। जापान की वन ऑफ द मिस्टेक क्या थी, इन्होंने कोस्टल एरिया में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया। तो सुनामीज ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को फ्लड किया, और न्यूक्लियर पावर प्लांट को जैसे ये फ्लड हुआ तो उनके वहाँ पर जो कूलिंग सिस्टम जो है, कूलिंग सिस्टम फेल होगी। कूलिंग सिस्टम क्यों फेल होगी? क्योंकि वहाँ पे बैकअप जनरेटर जो है वो डैमेज हो गए। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना होता है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को 24/7 पावर सप्लाई नहीं दिया तो उस पावर प्लांट में जो कूलिंग सिस्टम है वो बंद हो सकती है। तो फिर क्वेश्चन आता है, कूलिंग सिस्टम का काम क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में जितने भी न्यूक्लियर फ्यूल है, जो रेडियो एक्टिव है, न्यूक्लियर वेस्ट है, उन्हें कंट्रोल रखने के लिए कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसके लिए 24/7 इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाए तो बैकअप जनरेटर पावर सप्लाई करते हैं, पर फुकुशिमा में इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी बंद हो गया और जो बैकअप जनरेटर थे वो भी डैमेज हो गए। तो क्या हुआ होगा? वो न्यूक्लियर रॉड जो कोर में थे, जो न्यूक्लियर वेस्ट जो थी, इनके वजह से एक प्रोसेस शुरू हुई जिसे कहते हैं कोर मेल्ट डाउन। न्यूक्लियर मेल्ट डाउन शुरू हो गया और कोर मेल्ट डाउन शुरू हो गया। अब दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मटेरियल, रेडिएशन लीक हुए, जिससे पूरा ओशन, इस पावर प्लांट के सराउंडिंग जितना भी ओशन वाटर था वो कंटेमिनेट हो गया। इसके सराउंडिंग जो भी सॉइल जो थी वो कंटेमिनेट हो गई, और इस रेडिएशन लीक के वजह से जो लोकल फूड और वाटर सप्लाई है वो भी रेडियो एक्टिव हो गए, कंटेमिनेट हो गए। ओशन भी नियर अबाउट जो कोस्ट है जापानीज, वहाँ पे भी वो रेडियो एक्टिव हुआ। अब दोस्तों, यहाँ से हमने क्या सीखा कि भाई जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज़ है, अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज़ है, ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज़ है या इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ है, वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए? जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है उनके पास बिल्कुल नहीं, अदरवाइज भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें लाखों लोग जान गंवाएंगे। कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पे सुनामीज आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, या ऐसा एरिया जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है वहाँ पे। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो दोस्तों, हमने कुडानकुलम कोस्टल एरिया है जो जहाँ पे सुनामीज भी आती है, फिर यहाँ पे तारापुर है जो मुंबई के एकदम पास है, और इंडिया का जो नया प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो है जैतापुर में, जो कि वेस्टर्न घाट में सेटल है। तो दोस्तों, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कोस्टल एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि ऐसे न्यूक्लियर डिजास्टर से हम बच सके। ये पहला पॉइंट था। अब जापान में जो ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ उसके बाद वहाँ पे मेल्ट डाउन भी हुआ। इस मेल्ट डाउन से डील करने के लिए जापान ने क्या क्या किया? तो दोस्तों, जापान ने तो सबसे पहले यहाँ पर इस आग को बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर यूज़ किया था, और वो वाटर जो था वो था ट्रिटियम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, हेवी वाटर को यूज़ किया गया, और जिस वाटर से इस पूरे मेल्ट डाउन प्रोसेस को कंट्रोल किया गया वो वाटर भी रेडियो एक्टिव है, और वो रेडियो एक्टिव वाटर अभी जापान के पास है नियर अबाउट 1.5 लाख लीटर्स। अब सवाल ये है, इस रेडियो एक्टिव वाटर को डिस्पोज कैसे करें सेफली, क्योंकि ये वाटर तो रेडियो एक्टिव रहेगा हज़ारों सालों तक। अगर इसे ओशन में रिलीज़ करते हैं तो प्रॉब्लमेटिक है, या छोटे लार्ज वाटर रिजर्वायर में नहीं इसको डिस्पोज कर सकते, ग्राउंड वाटर तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, जापान ने क्या किया है, जापान ने इस पूरे रेडियो एक्टिव वाटर को रिलीज़ करने का प्लान बनाया है पैसिफिक ओशन में।
पैसिफिक ओशन क्यों? पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी है और यहाँ पे वाटर एक ही जगह पे डिस्पोज नहीं किया जाएगा, इसे मल्टीपल लोकेशन में स्मॉल स्मॉल ड्रम्स में रिलीज किया जाएगा। इससे ये होगा कि कंपैरेटिवली पूरे पैसिफिक ओशन की जो रेडियो एक्टिव लेवल जो है वो ज़्यादा पॉइंट से इंक्रीज नहीं होगी, जो हार्मफुल नहीं रहेगी, जो सेफ लिमिट में रहेगी। और इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने अप्रूवल भी दिया है। पर उसके बावजूद बहुत सारे एनजीओज है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, कंट्रीज है लाइक चाइना, जो इसे अपोज कर रही कि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट या ग्लोबल इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये इससे डील कर रहे हैं। अब सवाल जो था दूसरा, कंटेमिनेटेड सॉइल का। ओके, तो यहाँ पे इनके पास 1.3 मिलियन टन ऐसी सॉइल है जो कंटेमिनेटेड है, यानी वो सॉइल भी रेडियो एक्टिव है। अब इस सॉइल को गवर्नमेंट मिक्स करके सेफली डिस्पोज करना चाहती है। इसीलिए करंटली आपने एक न्यूज़ भी पढ़ी होगी जिसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो गार्डन है वहाँ पे ये फुकुशिमा की सॉइल यूज़ की जा रही है, ताकि लोगों में जो डर है रिगार्डिंग दिस रेडियो एक्टिव सॉइल उसे रिमूव करने के लिए। तो दोस्तों ये पॉइंट भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है कि ये कंटेमिनेटेड सॉइल, कंटेमिनेटेड हेवी वाटर को जापान कैसे डील कर रहा है और कैसे एक जापानीज न्यूक्लियर डिजास्टर का ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये थे सारे पॉइंट्स जो आज हमने यहाँ इस सेशन में डिस्कस किए। अब आई होप कि यहाँ तक के सेशन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को देखा, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के मेजर चैलेंजेस और उनके प्रॉब्लम्स को भी देखा। उसके बाद हमने फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देखी और इंडिया कैसे फ्यूचर में इन न्यूक्लियर डिजास्टर से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है वो भी देखा। उसके साथ दोस्तों जो कंटेमिनेटेड वाटर का प्रॉब्लम हुआ था जापानीज का, उन्होंने उसे कैसे डील किया। इतना सारा पानी जो है वो पैसिफिक ओशन में डाइल्यूट करेंगे ताकि एक लार्ज वाटर बॉडी है जिसकी रेडिएशन लेवल ज़्यादा इंक्रीज ना हो। साथ ही कंटेमिनेटेड सॉइल को भी वो पब्लिक वर्क में, पब्लिक पर्पस प्लेस में यूज़ कर रहे हैं सेफ लेवल पर। अब हमें बात करनी है फ्यूजन बेस्ड रिएक्शन की। हमने न्यूक्लियर फ्यूजन को देखा, अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रिएक्शन और उसी कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे ITER फ्यूजन प्रोजेक्ट को। अब दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। अभी हमने जो देखा वो थी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, जिस पर न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं, जिस पर एटॉमिक बॉम्ब वर्क करता है। पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहाँ पर होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है सन में, और जितने भी स्टार्स हैं इनको पावर करने वाली प्रोसेस कौन सी है? इनको पावर करने वाली प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में दो स्मॉल एटम्स, ओके, दो लाइट एटम्स के न्यूक्लियाई, दो स्मॉल एटम के न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक लार्जर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं। तो सन में जो रिएक्शन होती है वहां पे दोस्तों दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके वन हीलियम एटम को प्रोड्यूस करते हैं। अब हीलियम इन दोनों के कंपैरिजन में हेवियर है और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो स्मॉल एटम के न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक वन लार्ज एटम का न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। ये सेम प्रोसेस होती है सन में। अब न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है, ओके, तो दोस्तों ये प्रोसेस जो है इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज होता है। क्या इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियली कैरी ऑन कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइड्रोजन, ओके, हमें बहुत सारा हाइड्रोजन चाहिए। क्या हमारे पास हाइड्रोजन है? तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन नहीं है, पर हमारे पास पानी बहुत है। 71% अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है, ओशन में वाटर है। इस वाटर में जो हाइड्रोजन है इसे हम लोग स्प्लिट करके ऑब्टेन कर सकते हैं, और इस हाइड्रोजन से अगर हम लोग इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को प्रैक्टिकली रन कर पाए तो हमारी एनर्जी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी भी होगी, ग्रीन एनर्जी भी होगी, और उसके साथ दोस्तों ये CO2 फ्री होगी और फ्यूल
फ्यूल जो है वो बहुत अबंडेंट है, फ्यूल की कमी कभी नहीं रहेगी क्योंकि इतना पानी है, उसमें से हाइड्रोजन को हम लोग कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज होते हैं। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, उनमें से एक जो है वो है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। तो दोस्तों उनमें से ड्यूटेरियम को हमने पढ़ा था हेवी वाटर के कॉन्टेक्स्ट में कि हेवी वाटर इस ड्यूटेरियम से बना होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हम आर्टिफिशियली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फील्ड में साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन है कि ये जो प्रोजेक्ट है, अगर ये प्रोजेक्ट वर्क हो जाए तो हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी की जनरेशन कैपेसिटी जो है उसे हम बढ़ा सकते हैं, और ये कैसे क्लीन रहेगी वो भी हम कंपैरेटिव एनालिसिस में देखेंगे। तो आर्टिफिशियली जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो शुरू है उसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव है कि ट्रिटियम और ड्यूटेरियम इन दोनों को फ्यूज किया जाए। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, इन्हें फ्यूज करके हम हेलियम प्रोड्यूस करें। ओके, और ये जो हेलियम है ये तो हेवी एलिमेंट है, ये तो प्रोड्यूस होगा, उसके साथ हमें यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसे फुलफिल कर सकती है। तो दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, इस पूरे प्रोसेस में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ITER। ITER मीन्स जो ITER सॉरी। तो हमारे पास जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यूरोप में सिचुएटेड है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, और ये जो एक रिएक्टर डेवलप कर रही है, इस रिएक्टर का नाम है टोकामैक रिएक्टर। अब हम लोग क्या इस रिएक्शन को आर्टिफिशियली अर्थ पर कैरी ऑन कर सकते हैं? जो रिएक्शन सन में होती है क्या उसे हम आर्टिफिशियली कैरी ऑन कर सकते हैं? तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कौन सा है? एनर्जी तो हमें बहुत सारी मिलेगी, प्रॉब्लम है जो चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर के डेवलपमेंट में, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके लिए 100 मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। अब दो हाइड्रोजन के एटम जो कंबाइन होके हीलियम फॉर्म करते हैं, ये जो प्रोसेस सन में होती है, वहाँ सन में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वैसे ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। साथ ही यहाँ पे कंटेनमेंट जोन, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी सन में, जो आउटर लेयर प्लाज्मा जो होता है, कोरोना लेयर जो है, प्लाज्मा लेयर जो है, जो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। अगर हम ये तीनों सिचुएशंस को अर्थ पर सक्सेसफुली क्रिएट करें तो हम इस फ्यूजन रिएक्शन को कैरी ऑन कर सकते हैं। अब अर्थ पर इस सारी चीज़ों को अचीव करना बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो इतना 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है उसे मैनेज कर सके। उसके साथ ही हमें ऐसा सिस्टम भी चाहिए जो इतना प्रेशर क्रिएट करे, और इस प्रेशर के साथ ही जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसे भी कंटेन करने के लिए हमें एक कंटेनर की ज़रूरत होगी। अब ये जो प्रोसेस है इसे डेवलप किया जा रहा है, और वो डेवलप किया जा रहा है फ्यूजन प्रोसेस में, टोकामैक जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन प्रोसेस कैरी ऑन है। ये प्रोसेस में बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेंट है, इंडिया भी उनमें से एक पार्टिसिपेंट है। अब ये जो प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस में दोस्तों, इस प्रोसेस को जो कैरी ऑन किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने नियर अबाउट 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अचीव किया है टोकामैक इस रिएक्टर में, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को। और इस प्रोसेस में फ्यूल यूज होगा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हाइड्रोजन के आइसोटोप है, इन्हें फ्यूज करके हीलियम प्रोड्यूस होगा। और दोस्तों इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो कैरी ऑन हुई है। उसके साथ ही इसके लिए एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट किया गया, जिसमें प्लाज्मा को मेंटेन किया गया। अब दोस्तों ये जो नेट एनर्जी गेन जो है, अब टर्म है नेट एनर्जी गेन। नेट एनर्जी गेन क्यों? वो इसलिए क्योंकि
दोस्तों हमें जो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने प्रोड्यूस किया, जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, इसके लिए जो एनर्जी यूज हुई होगी, डेफिनेटली एनर्जी यूज हुई है। 150 डिग्री मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी होगी। तो जितनी एनर्जी हमने यूज़ की है उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, तभी तो ये सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसने 500 मेगावाट फ्यूजन पावर प्रोड्यूस किया था, वो उसके लिए हमने यूज़ की थी 50 मेगावाट इनपुट, यानी 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई और इसने प्रोड्यूस किया 500 मेगावाट, यानी ये नेट गेन प्रोड्यूस करेगा। तो फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर जिसमें जो रिक्वायरमेंट जो है उसे फुलफिल करने के लिए जो एनर्जी लगती है उससे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन ये पूरी प्रोसेस जो है, ये पूरी प्रोसेस अभी हम प्रैक्टिकली ओनली 400 to 500 सेकंड तक ही कैरी कर सके हैं, इससे ज़्यादा इसे कैरी ऑन नहीं कर पाए हैं। और इसके लिए जो टेस्ट मटेरियल जो बनाया गया था वो भी सही रहा है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कैरी ऑन करने में, इसका प्रोटोटाइप डेवलप होने में और इन रियलिटी रिएक्टर्स, फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर क्रिएट होने में हमें और 70 to 80 ईयर्स का टाइम लगेगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा मनी भी लगेगी। पर दोस्तों अगर ये फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी वर्किंग हो जाती है तो हमारे जो एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ये सॉल्व करेंगी। तो अब जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। ओके, इसके एडवांटेजेस किसके कंपैरिजन में, फ्यूजन और फिजन, जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों फ्यूजन और फिजन, अब जो फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो हो रहा था, जिनके हमने चैलेंजेस देखे थे, उनमें सबसे प्रॉब्लम जो था वो था फ्यूल। ओके, फ्यूल, तो इनके लिए जो फ्यूल हमें चाहिए था वो था यूरेनियम, प्लूटोनियम, जो कि बहुत रेयर था, उसकी माइंस ढूंढना बहुत चैलेंजिंग था। पर फ्यूजन प्रोसेस के लिए फ्यूल क्या है, फ्यूजन प्रोसेस के लिए फ्यूल है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये अबंडेंट है। तो अगर न्यूक्लियर फ्यूजन सक्सेसफुल होता है, प्रैक्टिकली इसके बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो दोस्तों हमें फ्यूल की चिंता नहीं होगी, फ्यूल जो है वो नेचुरली अबंडेंट अवेलेबल है। सेकंड इज रेडियो एक्टिव वेस्ट। इस पूरे प्रोसेस में रेडियो एक्टिव वेस्ट क्रिएट होती है, जैसा हमने देखा न्यूक्लियर वेस्ट। अब यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट तो क्रिप्टॉन बेरियम था, पर फ्यूजन में न्यूक्लियर वेस्ट क्या प्रोड्यूस होगी, यहाँ तो हीलियम प्रोड्यूस होता है, और हीलियम जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे नो वेस्ट, नो न्यूक्लियर वेस्ट। तो फ्यूजन बेस्ड प्रोसेस में न्यूक्लियर वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम यूज होगा जो फ्यूल अबंडेंट है। उसके साथ जो यहाँ पे मेल्ट डाउन या न्यूक्लियर एक्सीडेंट का रिस्क होता है, फ्यूजन बेस्ड रिएक्शन में न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर मेल्ट डाउन हो सकता है। अब ये क्यों होता है, ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे चेन रिएक्शन होती है। अब वो कंट्रोल होती है पर चेन रिएक्शन होती है, जब कंट्रोल टूट जाए तब एक्सप्लोजन हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे नो चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये चेन रिएक्शन नहीं होता। उसके साथ ही यहाँ पे एनर्जी आउटपुट जो है वो मैसिव है। दोस्तों याद रखना, फ्यूजन और फिजन में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों ये थे कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन। इस एनालिसिस को देखें तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो 10 गुना बेटर है फिजन से। बस ये अभी इन रियलिटी है, प्रैक्टिकली अवेलेबल है, ये हम लोग इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए ITER वाला एक्सपेरिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी की बात यह है कि इंडिया भी उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, इंडिया भी उसमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहा है, साइंटिफिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसके कुछ पार्ट जो है उसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स भी डेवलप कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें थी ये इसके रिगार्डिंग है। ओके, अब हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में और एक टर्म सुनी है, वो है दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब। तो दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब, यूरेनियम बेस्ड जो बॉम्ब है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, वो काम करता है फिजन पे। हाइड्रोजन बॉम्ब कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा,
ये आप सोच के कमेंट सेक्शन में बताना। अब दोस्तों ये था न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड फ्यूजन प्रोसेस और फ्यूजन प्रोसेस के एडवांटेजेस। तो दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हमने समझा जो सन में होती है, उसके साथ ही हमने ITR फ्यूजन प्रोजेक्ट को भी समझा जिसमें इंडिया एक पार्टिसिपेंट भी है और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना क्यों ज़रूरी है, और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। अब दोस्तों हम समझते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है बेस लोड पावर सोर्स। तो ये बेस लोड पावर सोर्स क्या होता है और ये न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन बेस एनर्जी कैसे इस बेस लोड पावर को में मेजर रोल प्ले कर सकती है। तो दोस्तों पहले अभी समझते हैं बेस लोड पावर क्या होता है। बेस लोड पावर सप्लाई वो होता है जो हमें कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करे। कंटिन्यूअस एनर्जी 24/7 जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके और ऑल वेदर सिनेरियोज में, ऑल वेदर सिनेरियोज में डे एंड नाइट हमें ये कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ऑल वेदर सिनेरियोज में 24/7 एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा, साथ ही ऑल वेदर सिनेरियोज में। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसे स्टार्ट और इसे ऑन एंड ऑफ जो है हम इजीली कर सके, ऑन एंड ऑफ जो है इसे इजीली किया जा सके और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। अब दोस्तों आज की डेट में इंडिया के पास बेस लोड पावर से कौन सा है, तो आज की डेट में इंडिया के पास बेस लोड पावर है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो है ये आज की डेट में इंडिया के लिए बेस लोड पावर है। अब इंडिया का टारगेट भी है कि हमें रिन्यूएबल की तरफ जाना है, हमें नेट ज़ीरो का भी टारगेट है। इंडिया को 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन चाहिए, हमें ग्रीन एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी है। अब ग्रीन एनर्जी के लिए हमारा रिलायंस किस पर है? ग्रीन एनर्जी के लिए हमारा रिलायंस है सोलर पर, देन विंड, सोलर, विंड, देन हाइड्रो पावर और बायोमास। अब ये चार मेजर है जिनसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दोस्तों इनमें से क्या कोई भी बेस लोड पावर हो सकता है? तो इनमें से कोई भी बेस लोड पावर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमें कभी भी 24/7 पावर सप्लाई नहीं दे सकते हैं ऑल वेदर। अब सोलर एनर्जी की बात करते हैं। सोलर एनर्जी ओनली डे में अवेलेबल होती है, ये नाइट में तो अवेलेबल नहीं होती है। सेम वे विंड एनर्जी वो विंड की स्पीड पे डिपेंड है, कभी हवा चली तो एनर्जी आई, नहीं तो नहीं। ये इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वेरिएबल्स है, तो ये कंटिन्यूअस पावर सप्लाई कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते हैं। रहा सवाल हाइड्रो पावर का। अब हाइड्रो पावर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया मानसून बेस्ड वेदर सिस्टम है जहाँ पे साल में सिर्फ 4 महीने ही बारिश होती है और रेस्ट ऑफ द समर टाइम के लिए हमें वाटर को स्टोर करना होता है। वाटर यूटिलाइजेशन में प्रायोरिटीज़ भी है। प्रायोरिटीज़ में दोस्तों एग्रीकल्चर भी आएगा, ड्रिंकिंग वाटर भी सबसे पहले आएगा, फिर एग्रीकल्चर भी है, फिर इंडस्ट्री भी है। तो हमें यहाँ पे वाटर को रैशनलाइज भी करना होता है। तो हाइड्रो पावर की भी हमारी लिमिटेशंस है। हाइड्रो पावर जहाँ हमारी रिवर्स जो है वो पेरिनियल नहीं है, सीजनल रिवर्स है, तो हम लोग ऑल वेदर 24/7 हाइड्रो पावर भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बायोमास ऑब्वियसली इसकी लैंड लिमिटेशन है, हमारे पास सफिशिएंट लैंड नहीं है या ये टेक्नोलॉजी जो है वो उतनी इफ़िशिएंट नहीं है। तो अभी इंडिया को अगर 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच होना है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जीज जो है ये हमें एक सर्टन टाइम पे ये प्रोवाइड करेंगी एनर्जी, पर पीक टाइम मैनेज करने के लिए या ऑल टाइम सिनेरियो मैनेज करने के लिए हमें एक बेस लोड पावर चाहिए। और आज की डेट में इंडिया में जो बेस लोड पावर है वो है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, और यही सबसे ज़्यादा CO2 इमिट करते हैं। तो दोस्तों इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को एज अ बेस लोड फैक्टर रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कौन से ऑप्शंस है? तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे
अभी हम लोग जो हाल ही में जो डिस्कस किया वो है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर जो है क्या ये बेस लोड हो सकता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस लोड हो सकता है क्योंकि ये हमें 24/7 एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, 24/7 एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑल वेदर सिनेरियोज में, डे एंड नाइट। और दूसरा ये बेस लोड फैक्टर। अब दोस्तों क्या इंडिया ने इसे एज अ बेस लोड फैक्टर प्रेफर करना चाहिए? ये भी एक सवाल है। अब बेस लोड फैक्टर ये हो सकता है, पर अभी इंडिया टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका ओनली उसका ओनली 2% ही न्यूक्लियर एनर्जी से आता है, ओनली 2%। जबकि इंडिया में आज की डेट में 7 न्यूक्लियर प्लांट है और 24 रिएक्टर्स भी है। तो अगर इंडिया को इसे बेस लोड फैक्टर बनाना है कोल बेस पावर प्लांट को रिप्लेस करके, तो हमें कितने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने पड़ेंगे, इमेजिन कर सकते हो। और हमारा टारगेट है सिर्फ 100 गीगावाट बाय 2047। तो बेस लोड फैक्टर बनाने के लिए हमें बहुत सारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने होंगे, और जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कॉस्ट, इसका इनिशियल कॉस्ट जो बिलियंस ऑफ डॉलर होता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा फ्यूल, इसके लिए फ्यूल हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अभी न्यूक्लियर बेस्ड टेक्नोलॉजी तो फ्यूजन बेस्ड ही है, इसके लिए फ्यूल कहाँ से लाओगे, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही इसके साथ दोस्तों कॉस्ट है, फ्यूल है, उसके बाद एक्सीडेंट का भी रिस्क है, रेडिएशन लीक का भी रिस्क है। और इसमें ये एक्सीडेंट या रेडिएशन टेररिस्ट एक्टिविटी से भी हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर से भी हो सकते हैं, ह्यूमन एरर से भी हो सकते हैं। और इतना सब करने के बाद जो टोटल कॉस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट की कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब दोस्तों कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो है ना, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में पर यूनिट कॉस्ट जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो 5 to 6 रुपीज आती है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 5 to 6 रुपीज ही आएगी या उससे ज़्यादा, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट है। पर अगर आप सोलर की बात करो तो इंडिया में सोलर अभी 1.20 रुपीज़ कॉस्ट करता है पर यूनिट, बहुत सस्ता है। और उतनी इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे करें तो दोस्तों ये एक वन ऑफ द क्वेश्चन है कि क्या बेस लोड फैक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है? डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी बेस लोड फैक्टर हो सकती है क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है 24/7 पावर सप्लाई, ऑल वेदर सप्लाई कर सकती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चैलेंजेस कौन से हैं कि हम सिर्फ 2% ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके लिए हमें कॉस्ट भी लगेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, इनिशियल कॉस्ट, फ्यूल की प्रॉब्लम है हमारे सामने, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रेडिएशन लीक हो सकती है। उसके बाद भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी इकोनॉमिकल नहीं है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो क्या इंडिया ने इसे यूज़ करना चाहिए? अब कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को तो हटाना है तो कोई तो भी बेस लोड फैक्टर चाहिए। फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर एक बेटर ऑप्शन हो सकता था, पर वो टेक्नोलॉजी अभी प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप बेस लोड फैक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग कैसे कोल का सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स से रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनसे इस तरह से डील करोगे। अब इसमें और एक टॉपिक है जिस पे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हमें कंपैरेटिवली पता हो। अब दोस्तों ये जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रॉब्लम जो था, बेस लोड का जो प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन है स्टोरेज टेक्नोलॉजी। स्टोरेज टेक्नोलॉजी जैसे कि पूरे सिटी का एक इन्वर्टर, सोलर एनर्जी जो दिन में, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी जो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, क्या हम इसे स्टोर कर सकते हैं? इसे स्टोर करने के लिए हमें चाहिए बैटरी। ओके, बैटरी टेक्नोलॉजी में अगर अभी जो बात करें तो उसमें दोस्तों लिथियम बेस्ड बैटरीज ही है जो आज हमारे ईवी रिवोल्यूशन को पावर कर रही है। तो क्या पूरे इंडिया के लिए हम लोग लिथियम बेस्ड बैटरी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिथियम रेयर एलिमेंट है। इंडिया के पास तो अभी ऑपरेशनल माइन भी नहीं है लिथियम की।
इंडिया में आज की डेट में सारा लिथियम इंपोर्ट हो रहा है। सो दोस्तों लिथियम बेस्ड बैटरी तो नहीं, पर हाँ हम लोग आयरन बेस्ड, सोडियम बेस्ड या एल्यूमिनियम बेस्ड जो बैटरी की टेक्नोलॉजीज है उन्हें डेवलप कर सकते हैं। तो फ्यूचर में स्टोरेज टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाती है, बैटरी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाती है, तो बेस लोड फैक्टर की ज़रूरत जो है वो पूरी तरह ख़त्म भी हो सकती है, जहाँ पे हम लोगों को न्यूक्लियर जैसे कॉस्टली और रिस्की एनर्जी सोर्स पर रिलाई करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हाँ, उसके साथ ही अगर फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर को डेवलप किया जाए, फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर, तो भी ये फ्यूचर में बेस लोड फैक्टर और एनर्जी के रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। सेम वे ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, इसे भी फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसे आप आंसर लिखते वक्त एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो दोस्तों ये ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल यूज करोगे आप, और बेस लोड फैक्टर, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो कि पोल्यूटिंग है, जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं, उन्हें कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। न्यूक्लियर एक ऑप्शन हो सकता है या नहीं। न्यूक्लियर में अभी फ्यूजन बेस्ड रिएक्शन, न्यूक्लियर डिजास्टर और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। दोस्तों आई होप कि ये पूरे सेशन को अटेंड करने के बाद न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे डील कर पाओगे विथ एग्जाम्पल, विथ प्रॉपर एनालिसिस, कंपैरिजन और एग्जाम्पल्स के साथ। सो दोस्तों इस तरह से ये जो पूरा सेशन है इसे हमने प्लान किया है ताकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्प हो। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा और आप ऐसे ही सेशंस और कौन से टॉपिक पे चाहते हो जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों इस सेशन को अटेंड करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होगा आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे ऐसे ही एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक के साथ। ऑब्जेक्टिव होगा मेंस के पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच and see you soon and best of luck.